नमस्कार दोस्तों, आज है 3 सितंबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी पर। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। पबजी सहित 118 चीनी ऐप्स पर लगा बैन। मानसून सत्र पर भी कोरोना का असर। दोनों सदन अलग अलग समय पर चलेंगे, प्रश्नकाल भी नहीं होगा। हाई कोर्ट ने दी अभिभावकों को राहत। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर रोक। कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल। और मध्य प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में 32 मौत, तीसरे दिन 1500 से ज़्यादा पॉजिटिव। भोपाल में मिले 199 संक्रमित। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। पहली खबर है, भारत सरकार ने पबजी सहित 118 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इनसे देश की सुरक्षा को खतरा बताया है। 15 जून की रात गलवान में हुई झड़प के 78 दिनों के भीतर सरकार ने तीसरी बार चीन के मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। केंद्र ने बुधवार को मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया। अकेले भारत में ही 17.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पबजी को डाउनलोड किया है। बैन की जानकारी देते हुए केंद्र ने कहा कि इन ऐप्स से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। गलवान में भारत चीन सैनिकों की झड़प के बाद ही पहली बार सरकार ने यही कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। इस बार भी सरकार ने यह कदम तब उठाया जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा है। चीनी सैनिकों ने 2 बार घुसपैठ की कोशिश की। यह तब हुआ जब दोनों देशों के कमांडर हालात नॉर्मल करने की बातचीत कर रहे थे। 118 चीनी ऐप्स हैं, जिनमें कुछ मुख्य ऐप हैं पबजी, राइड आउट हीरोज, नेट्स गेम, माइन जैंग, चुलियांग, सोल हंटर्स, रूल्स ऑफ सर्वाइवर्स, AFK अरीना, बी चैट, iPeg, VPN फॉर टिकटॉक, मोबाइल लेजेंड्स पॉकेट्स, फाइटिंग लैंडलॉर्ड और भी बहुत सी ऐप हैं। पबजी भारत समेत कई देशों में लोकप्रिय मोबाइल गेम्स में से एक है। भारत में पबजी के 17.5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हैं। पबजी को दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया। हालांकि चीनी मल्टीनेशनल कंपनी टेंसेंट ने इसमें हिस्सेदारी ली। पबजी इससे भी निशाने पर रहा। कई बच्चों में इसकी लत से उनके माता पिता परेशान हैं। कुछ राज्यों ने तो इसे अस्थायी तौर पर भी बैन किया था। पबजी ने इसके बाद आश्वस्त किया था कि पेरेंट्स, एजुकेटर्स और सरकारी संगठनों से राय लेकर इसे सुरक्षित इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इससे पहले केंद्र अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुका है। 1 महीने पहले ऐप्स पर बैन लगाया गया था। इससे पहले सरकार ने टिकटॉक, यूसी, हेलो, शेयरिट जैसे 59 ऐप को बैन किया था। सरकार ने कहा कि इन चाइनीज़ ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा था। इस वजह से इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया है। अगली खबर है, कोरोना की वजह से देश में संसद को भी खतरा लागू हो गया है। दोनों सदन अलग अलग समय पर चलेंगे, प्रश्नकाल भी नहीं होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की हत्या के लिए महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। 14 सितंबर से होने वाले संसद के मानसून सत्र में कोरोना की वजह से प्रश्नकाल नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर, सांसद बिल पेश नहीं कर सकेंगे। राजसभा सचिवालय ने बुधवार को ये नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार के इस फैसले का विपक्षी सांसद विरोध कर रहे हैं। संसद के अंतिम बजट सत्र को कोरोना की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था। नियमों के मुताबिक पिछले सत्र से 6 महीने के अंदर अगला सत्र बुलाना जरूरी होता है। मानसून सत्र 14 सितंबर से बुलाने के लिए पिछले दिनों लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था। पहले दिन यानी 14 सितंबर को लोकसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
और राज्यसभा शाम 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। फिर 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राज्यसभा सुबह के समय और लोकसभा शाम के वक्त चलेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, मैंने 4 महीने पहले ही कह दिया था कि लोकतंत्र और विरोध के सुरों को दबाने के लिए महामारी का बहाना बनाया जाएगा। देरी से शुरू हो रहे सत्र के लिए बड़े आराम से कह दिया गया कि प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। थरूर ने अगले ट्वीट में कहा, सरकार से सवाल करना संसदीय लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। इस सरकार संसद को सिर्फ नोटिस बोर्ड तक समेटना और बहुमत को रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल करना चाहती है ताकि जो चाहे करवा सके। टीएमसी सांसद ने कहा, 70 साल में पहली बार प्रश्नकाल नहीं होगा। सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, प्रश्नकाल के लिए सांसदों को 15 दिन पहले सवाल बताने पड़ते हैं। सेशन 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो क्या इसलिए प्रश्नकाल रद्द हो गया? विपक्षी सांसदों के पास अब सरकार से सवाल करने का अधिकार नहीं रहा। 1950 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। संसद के कामकाज के उतने ही हैं, तो फिर प्रश्नकाल क्यों रद्द किया? लोकतंत्र की हत्या के लिए महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिभावकों को राहत दी है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर रोक। कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस ही सरकार ने कहा है कि निजी स्कूल ले सकेंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि निजी स्कूल लॉकडाउन से पहले तय की गई ट्यूशन फीस ही वसूलें। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में निजी स्कूलों को कोरोना संकट काल में केवल ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए। यह ट्यूशन फीस भी लॉकडाउन के पहले यानी पिछले सत्र में जो ट्यूशन फीस ली जाती थी उतनी ही ली जाएगी। निजी स्कूलों की ओर से कोरोना काल के बाद अन्य मदों की फीस भी वसूलने का हाई कोर्ट से आग्रह किया गया है। निजी स्कूलों ने मांग की है, जब कोरोना काल खत्म हो तब निजी स्कूल पूरे सत्र के लिए अन्य मदों की फीस भी वसूल सकें, उसकी अनुमति दी जाए। निजी स्कूलों के स्तर के खिलाफ याचिकाकर्ता ने आपत्ति उठाई, जिस पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 सितंबर तक रख दी है। इधर अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर में कुल 243 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव, वहीं 2,692 रिपोर्ट नेगेटिव। 125 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब तक जिले में 9,393 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इधर प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के कल 200 नए मरीज मिले, जबकि कुल 146 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,067 तक पहुंची। 9,011 मरीजों के अब तक स्वस्थ होने के बाद वर्तमान में 1,500 से अधिक एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 293 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 संक्रमित मिले। जिले में 67 एक्टिव केस हैं, जबकि 358 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोरोना की चेन ब्रेकिंग के लिए आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता प्रबंध कर निश्चित लोगों की उपस्थिति में 21 सितंबर के बाद कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। इस दौरान 100 लोगों की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी पालकों की सहमति से स्कूलों में शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आ सकेंगे।
प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी। कोरोना संक्रमण के कारण प्रत्येक बूथ पर मौजूदा मतदाताओं में से 1000 ही वोट डाल सकेंगे। शेष मतदाताओं के लिए नए बूथ बनाए जाएंगे। इन निर्देशों को देखते हुए प्रदेश में 2225 नए बूथ बनाए जा रहे हैं। इसके तहत मुरैना में विधानसभा उपचुनाव के लिए 278 नए मतदान केंद्र बनाए गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी तक 1478 मतदान केंद्र थे, जो अब 1726 हो गए। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर उपचुनाव होना है। परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों का स्मरण करने और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्राद्ध पक्ष कल से शुरू हो गया। इस पक्ष के दौरान लोग पवित्र सरोवरों और नदियों में पितरों के स्मरण में तर्पण करते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कल प्रदेश के विभिन्न सरोवरों और नदियों में श्रद्धालुओं ने प्रशासन के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए तर्पण किया। तो आज की खबरों में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कल मिलेंगे। धन्यवाद।